नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लीगल भूत और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी पर टिकी हुई है कि अगर आपने इसको अपने केस में एप्लीकेबल कर दिया तो आप 498 के मुकदमे से सीधे सीधे बाहर आ जाओगे। कोई आपको कन्विक्शन तक नहीं पहुँचा सकता है। देखिए, ज़्यादातर तो मुकदमे वैसे झूठे होते हैं और इनमें कन्विक्शन नहीं हो पाता है, बट फिर भी कई बार पति और उसके परिवारजनों की तरफ से मुकदमे में कुछ गलतियां की जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे झूठे मुकदमे में पति और उसके परिवार का कन्विक्शन हो जाता है किन्हीं केसेस में। और दोस्तों, 498 को जीतने के लिए मेन जो है आपका पूरे प्रोसेस का स्टेप वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसी तलवार है जो कि आप पे लगे हुए सारे आरोपों, सारे चार्जेस को काटती हुई चली जाती है और आपके पूरे मुकदमे को कन्विक्शन की तरफ ना ले जाकर अक्यूटल की तरफ ले जाती है। और इसी क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके आईओ साहब, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिन्होंने आपके पूरे मुकदमे में जांच करके चार्जशीट फाइल की थी, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छे से कर ली तो आईओ साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन ही आपको पूरे मुकदमे से बाहर ले आएगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली इस तरह की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। वहीं पे तो है, नीचे सब्सक्राइबर के बटन के बिल्कुल बगल में बेल आइकन है, तो हिट करिए। चलते हैं। अब जिनके भी मैट्रिमोनियल मैटर्स चल रहे हैं उनमें ज़्यादातर 498 तो सभी में होता है और कई बार लड़के पक्ष की तरफ से ऐसी मिस्टेक्स की जाती हैं कि केस को सही से प्रेजेंट नहीं किया जाता है और कई बार झूठे केस में भी कन्विक्शन हो जाती है। तो इसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको इस तरह के केस में सज़ा हो गई तो जीवन एकदम उलट पलट हो जाता है। अब इस तरह की लापरवाही ना हो तो यहाँ पर हमें जो आईओ की क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, उससे जो सवाल पूछने हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो आईओ ही एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों की जांच की और जांच करने के बाद उसने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। और चार्जशीट अगर वो आपके अगेंस्ट पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने मामले की अच्छे से जांच की है और सारे तथ्यों में आरोपों को सही पाते हुए कोर्ट में आपके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। अब अगर यहाँ पर आपने ऐसी की गई जांच को ही झूठा साबित कर दिया तो पूरा मुकदमा ही मुंह के बल गिर पड़ता है। अब ये कैसे करना है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, जब जैसे ही आपके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है तो अब इसके बाद बारी आती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस में क्या होता है कि लड़की की तरफ से जो भी गवाह होते हैं, लड़की खुद होती है, आईओ होते हैं, एफआईआर राइटर होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं और किन्हीं किन्हीं केस में कोई स्वतंत्र गवाह भी मिल जाता है। हालांकि इस तरह के झूठे केस में कोई भी गवाही देना पसंद नहीं करता है, तो इन सभी की एक एक करके गवाही की जाती है। तो जब आईओ साहब की गवाही यहाँ पर होती है, अब उन्हीं ने ही पूरा मुकदमा फ्रेम किया है, उन्होंने ही आपके ऊपर चार्जशीट लगाई है, पूरा केस डायरी लिखा है और सारे आरोपों में उन्होंने सत्यता पाई है। तो अब यहाँ पर इनकी गवाही जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ही गवाही देने आएंगे तो उसके बाद से प्रोसिक्यूशन इनका मुख्य परीक्षा कराएगा और फिर आपको जो अवसर मिलेगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन का मिलेगा। और ये अवसर अब आपको खाली नहीं जाने देना है। यहाँ पर आप आईओ साहब से सब कुछ निकलवा लीजिए कि उन्होंने ऐसा क्या पा लिया पूरे मुकदमे में कि उन्होंने ये सारे आरोपों में सत्यता देख ली और हमारे खिलाफ जो है आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आईओ साहब थाने पे बैठे बैठे ही सारी इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं। वहीं पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से 2-4 आधार कार्ड इकट्ठे कर लिए और अपना वहीं पे बयान लिख लिए, वहीं पे नक्शा बना लिया। ऐसा सभी केसेस में ही ज़रूरी नहीं है, कुछ ईमानदार ऑफिसर्स भी होते हैं और अगर आपके केस की जांच किसी ईमानदार ऑफिसर के हाथ में आ गई तो फिर तो वो पूरे मामले की अच्छे से जांच करेंगे और जब उन्हें पूरे जांच में सत्यता नहीं मिलेगी तो आरोप पत्र दाखिल होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम झूठे मुकदमों की बात कर रहे हैं। कायदा एक्चुअली ये बनता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो मौका वारदात पर जाएंगे, पति के घर जाएंगे, जहाँ पर दोनों पति पत्नी रहते थे उस जगह पर जाएंगे, वहाँ पर अगल बगल के जो लोग हैं, अड़ोस पड़ोस वाले, उनके बयान लेंगे
वहाँ पर अगर इस तरह की पत्नी की तरफ से कोई घटनाएं बताई गई हैं कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मैं पूरी रात बाहर खड़ी रही, मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, तो अब यहाँ पर अड़ोस पड़ोस वालों के आईओ साहब को बयान भी लेने चाहिए, ऐसी घटना के बारे में पूछना चाहिए। हालांकि अड़ोस पड़ोस के लोगों को तो सबको पता ही होगा कि अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो अगल बगल में सब जानते ही हैं। आईओ साहब को उस जगह पर जाकर वहाँ का नक्शा बनाना चाहिए, वहाँ गवाहों के बयान इकट्ठे करने चाहिए और आरोपों में कितनी सत्यता है इस चीज़ की जांच उन्हें करनी चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत से केसेस में नहीं होता है। पूरी जांच, पूरा आरोप पत्र थाने में बैठे बैठे ही बन जाता है और फिर कोर्ट में दाखिल हो जाता है। तो अब आईओ साहब से आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, आप उनसे पूछिए कि जब ये एफआईआर की जांच आपको मिली तो क्या आपने अभियुक्त गणों को बुलाया था थाने इन्वेस्टिगेशन के लिए? वो कहेंगे हाँ बुलाया था। तो आप पूछें कि आपने उनसे इसके बारे में क्या सवाल पूछे, आपने इसके बारे में क्या अभियुक्त गणों ने आपको कोई एविडेंसेस दिए जिससे कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी तरफ से एविडेंसेस दिए जाते हैं लेकिन चार्जशीट पर उन्हें लगाया ही नहीं जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आप आईओ साहब को भी ऐसे एविडेंसेस दें और उनको डाक से भी भेजें। डाक से भेजने का तरीका ये है कि आप एक एनवलप में सारे एविडेंसेस डालिए, जो भी आपकी बेगुनाही के एविडेंस हैं आप वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपनी चार्जशीट में लगवाना चाहते हैं। आप वहाँ के एसएसपी कमिश्नर साहब को एक एनवलप में डालकर डाक से भेजिए और उसमें आप एक प्रार्थना पत्र लगाते हुए लिखिए कि एफआईआर नंबर दिस 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 के अगेंस्ट में ये एविडेंसेस अभियुक्त गणों की तरफ से हैं, कृपया इनको जांच में सम्मिलित किए जाने का डायरेक्शन दें। तो इस तरह का सवाल जब आप पूछते हैं आईओ साहब से तो वो यहाँ पर मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसे सबूत डाक से भेजे हुए हैं, आप उसकी रिसीट उन्हें दिखा सकते हैं। तो अब अगला सवाल आपका आईओ साहब से ये होगा कि साहब जो लड़की ने जगह बताई है घटना की, अगर कोई एक पर्टिकुलर घटना है तो क्या आप घटना स्थल पर गए थे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घटना स्थल हमारा आगरा है और आईओ साहब कानपुर में है, अब आप पूछिए कि क्या आप आगरा गए थे? तो वो कहेंगे कि नहीं, तो ये वैसे ही आपके फेवर में हो गया। अब अगर उन्होंने कहा हाँ गए थे, तो जनरली वो ऐसा कहते हैं कि हम अपने व्हीकल से गए थे, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि हम पब्लिक व्हीकल से गए थे तो उन्हें डिटेल देनी होगी कि वो किस पब्लिक व्हीकल से गए थे, किस सरकारी व्हीकल से गए थे, वो उन्हें अपने थाने के रजिस्टर में एंटर करके जाना होता है। अब यहीं पर अगर वो कहते हैं मैं अपने व्हीकल से गया था, तो आप पूछिए आप अपने व्हीकल से गए थे, आपका पर्सनल मामला तो ये है नहीं। अब आपने पेट्रोल का पैसा भी सरकार से क्लेम किया होगा, आप हमें दिखाइए आप कैसे गए थे, क्या आपने इस तरह का जो खर्चा था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या वो क्लेम किया था? वहीं पर आप उनसे पूछिए कि अगर आप बाय रोड गए थे, बाय कार गए थे, तो आपके पास कुछ टोल की पर्चियाँ भी होंगी जो आपने सरकार से क्लेम करने के लिए लगाई होंगी, आप हमें वो दिखा सकते हैं? अब यहाँ पर आईओ साहब गोल मोल जवाब देने लगेंगे और पूरा मुकदमा आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएगा। आप पूछिए अच्छा मान भी लेते हैं आप वहाँ पर गए थे, तो आप वहाँ पर अभियुक्त गणों से मिले थे? आप किससे मिले थे? आप उनके बयान दिखा दीजिए। और अगर वो कहते हैं कि हाँ हम लड़के से मिले थे, लड़के के घर गए थे, तो आप अपने घर की सीसीटीवी फुटेज जो आपके पास है, जिससे कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उस दिन जिस नियत तारीख को बता रहे हैं उस दिन आईओ साहब आपके घर नहीं आए थे, तो यहाँ पर उनके सारे स्टेटमेंट्स वैसे ही झूठे हो जाने हैं। आपके इन सवालों से ना तो वो थाने की जीडी की आपको कॉपी दे पाएंगे जिसमें उन्होंने अपने प्राइवेट व्हीकल का नंबर दर्ज किया होगा जाते समय, ना ही वो सीसीटीवी फुटेज में मिलेंगे, ना ही उनके पास किन्हीं लोगों के बयान होंगे, और ना ही वो अपने क्लेम किए गए पेट्रोल के बिल्स दे पाएंगे, अपने खर्चे के बिल्स दे पाएंगे, और ना ही वो टोल की पर्चियाँ दे पाएंगे। तो पूरी स्टेटमेंट झूठी हो जानी है। कई बार तो एफआईआर में 313 की भी धारा ऐड कर दी जाती है और आईओ साहब हॉस्पिटल तक जाके झांकते भी नहीं हैं कि वहाँ जाके एटलीस्ट डॉक्टर से पूछ लें कि क्या हुआ था। कुछ केसेस में देखा जाता है कि 377 भी पति पर चार्ज कर दी जाती है और यहाँ पर लड़की के मेडिकल कराए बिना ही आईओ साहब चार्जशीट में 377 लगा के आरोप को सत्य बना देते हैं। और कई बार इन सब केसेस में अवैध गिरफ्तारी भी कराई जाती हैं। 2-2 3-3 दिन तक पति या उसके परिवारजनों को थाने में बिठा के रखा जाता है, उन्हें मजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश किया जाता है। तो इस सभी तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन में आईओ साहब से पूछ सकते हैं और 100% इस तरह के झूठे मुकदमे में आईओ साहब सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या हो गया।
तो दोस्तों ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको दिए गए हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए जा सकते हैं आईओ साहब से कि पूरा खेल ही बदल जाता है। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपको लीगल की जानकारी होती है, लॉ की जानकारी होती है, और आपके मन के अंदर का लीगल का जो भूत है उसका अंत हो चुका होता है। हमारे इन वीडियोज़ का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोगों को जानें और लीगल के इस भूत को मिटाकर जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें सबक सिखाएं, शिकारी को खुद ही शिकार बना डालें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।